हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट मंत्रा पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, जो लोग अभी चैनल पर नए होंगे या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप तक सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आसानी से पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड्स, अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को डिटेल में समझेंगे, उनका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, उनके सभी पहलुओं को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया। पहला विकल्प है 13 नवंबर 1949, दूसरा विकल्प है 21 मई 1949, तीसरा विकल्प है 24 जनवरी 1950 और फ्रेंड्स आपका चौथा विकल्प है 20 जनवरी 1950। तो देखिए फ्रेंड्स, जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था वो फ्रेंड्स 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये डेट आपको याद रखना होगा, ठीक है, 24 जनवरी 1950। इसमें कुछ भी समझने वाली बात नहीं है, इसको आपको याद रखना होगा कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया, तो 24 जनवरी 1950, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ठीक है, मतलब किसने राष्ट्रीय गान को लिखा था, तब आप उसको भी जान लीजिए। वो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? वो है फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगर आपसे पूछेगा कि जो आपका राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा, उसके रचयिता कौन है, तो आप बताइएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और फिर फ्रेंड्स, कुछ संविधान से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि वहां से भी आपके सीटेट में प्रश्न बनता है, ठीक है। तो आइए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, ठीक है, मतलब पूरे संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो आप बताइएगा कि 2 वर्ष 11 माह और फ्रेंड्स आपका 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मतलब हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछेगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस अगर आपसे पूछेगा तो फ्रेंड्स आप बताइएगा कि ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन सभी बातों को याद रखेंगे कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और अगर आपसे संविधान दिवस पूछेगा तो संविधान दिवस जो है हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। मतलब फ्रेंड्स, वर्ली है जो कि एक कला का प्रकार है, एक ट्रेडिशनल कला का प्रकार है। और हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, ये जो वर्ली कला है इसी नाम के ही मतलब नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया था, ठीक है। वर्ली एक स्थान का नाम था और इसी स्थान के नाम पर ही आपका वर्ली कला का नाम भी रख दिया गया था, ठीक है। तो हमसे वो स्थान पूछा जा रहा है कि वर्ली स्थान जो है वो किस राज्य में है। पहला विकल्प कह रहा है महाराष्ट्र में, दूसरा कह रहा है उड़ीसा में, तीसरा कह रहा है राजस्थान में, चौथा कह रहा है बिहार में। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये वर्ली कला है, ठीक है, और ये जो कला है ये जिस स्थान के नाम पर पड़ी वो स्थान आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये आपका है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ से हमारे लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हम उनको भी समझ लेते हैं। आपसे नृत्य को लेकर के प्रश्न पूछता है, ठीक है। नृत्य भी आपका कला का ही एक प्रकार होता है और आपका नृत्य से भी पूछा जाता है कि किस राज्य का कौन सा लोकप्रिय नृत्य है। तो आइए हम उनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ मैं देखिए आपको लिख रहा हूँ ऊपर नृत्य, ठीक है। अब यहाँ जिस राज्य के जो भी लोकप्रिय नृत्य होंगे मैं उनका नाम लिखूंगा, तो आप इनको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य कौन है, तो फ्रेंड्स आप बताइएगा लावड़ी, ठीक है। क्या बताएंगे आप बताइएगा फ्रेंड्स लावड़ी, ठीक है, लावड़ी है। और क्या है, और है फ्रेंड्स तमाशा, ठीक। ये जो तमाशा है फ्रेंड्स ये कई बार पूछा गया है, लावड़ी नहीं पूछा गया है, लेकिन लावड़ी और तमाशा ये दोनों होता है, ठीक है। और भी है लेकिन लावड़ी और तमाशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, उड़ीसा में आपका कौन सा लोकप्रिय नृत्य है, तो फ्रेंड्स उड़ीसा का है आपका ओडिसी, ठीक है। उड़ीसा का आपका क्या है, उड़ीसा का है ओडिसी, ठीक। आप इसको याद रखिएगा, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स अगर आपसे राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य पूछेगा तो आप राजस्थान का बताइएगा फ्रेंड्स घूमर, ठीक है। राजस्थान का क्या है फ्रेंड्स, राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य होता है घूमर।
और अगर आपसे बिहार का पूछेगा तो आप बिहार का फ्रेंड्स बताइएगा झिझिया, ठीक है। बिहार का लोकप्रिय नृत्य क्या है? बिहार का लोकप्रिय नृत्य है फ्रेंड्स झिझिया, ठीक है। और इसे वहाँ के लोकल भाषा में देसी गरबा भी कह देते हैं, ठीक, क्या कहते हैं? देसी गरबा, ठीक है। झिझिया या देसी गरबा होता है, ये आपका बिहार का लोकप्रिय नृत्य है। इसमें झिझिया में विशेष रूप से महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, महिलाएं भाग लेती हैं, जो मिथिला की महिलाएं हैं वो इसको करती हैं, ठीक। तो आप यहाँ से इन सभी बातों को नाम रखेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा वर्ली कला कहाँ पाई जाती है तो आप आंसर दीजिएगा महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछेगा वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछेगा लावड़ी या तमाशा नृत्य कहाँ का मुख्य नृत्य है तो आप बताइएगा महाराष्ट्र का। अगर आपसे ओडिसी पूछेगा कहाँ का प्रमुख नृत्य है तो ओडिशा का। अगर आपसे घूमर पूछेगा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है तो आप बताइएगा राजस्थान का। अगर आपसे झिझिया या देसी गरबा पूछेगा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है तो आप बताइएगा बिहार का, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो मकान के ढांचे होते हैं वो जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। ये बात आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ की जिस प्रकार की जलवायु होती है वहाँ पे उस प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे जहाँ पर भारी वर्षा होती है वहाँ के मकान थोड़ा जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं जिससे घर में पानी ना घुसे, और जहाँ पर ठंडक ज़्यादा पड़ती है, बर्फ गिरता है, वहाँ के मकान ढालू बनाए जाते हैं जिससे छत पर बर्फ ना टिके, बर्फ जो है वो सरक करके नीचे आ जाए, ठीक है। तो जो भी मकान बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि जो वहाँ की जलवायु के लिए उपयुक्त हो, ठीक। तो ये बात आपका सही है। अब देखिए कुछ मकानों के लक्षण दिया गया है, ठीक है, और इन मकानों के लक्षण को देख करके हमें बताना है कि एक किस जगह के मकान के लक्षण है, ठीक है। ये कह रहा है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, और आपका दूसरा कह रहा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मतलब जो मकान होते हैं वो बांस के खंभों पर बने होते हैं और लकड़ी से बने होते हैं, अंदर से भी लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या पूछा जाए, यदि इस गाँव में भारी वर्षा होती है तो यह गाँव किस राज्य में होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर यहाँ जो मकान की विशेषताएं ये हैं, अगर जो ये विशेषताएं हैं, ये जिस गांव के हैं, अगर इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव आपका किस राज्य में होगा, ठीक है। तो देखिए विकल्प देखते हैं आपका क्या क्या है। कह रहा है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सभी विशेषताएं हैं ये हैं असम की, ठीक है, असम की है। यहाँ के जो मकान होते हैं वो आपका जमीन से आपके बांस के खंभों पर 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के घरों में अंदर भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और असम में भारी वर्षा होती है जिसके कारण मकानों की ये विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक। तो ये आपका असम हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से आपका मकान को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बिहार से मकान को लेकर के प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन राजस्थान से आपका मकान को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो राजस्थान के मकान की क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स, यहाँ के जो मकान होते हैं फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं, ये फ्रेंड्स आपकी कटीली, ठीक है, कटीली झाड़ियों, ठीक है, कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं यहाँ के मकानों की, ठीक है, कटीली झाड़ियों की छतें। और फ्रेंड्स क्या होता है, और यहाँ के मकानों की क्या विशेषता है कि कटीली झाड़ियों की छतें होती हैं और मिट्टी के घर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती है, ठीक है। तो कटीली झाड़ियों के साथ जो यहाँ की दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती हैं, आपके राजस्थान के मकान की विशेषता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। मतलब खाद्य संरक्षण मतलब जो खाद्य सामग्री होती है जिसको हम खाते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रिजर्वेशन के लिए जो एक जोड़ा है वो ठीक नहीं है, वो उपयुक्त नहीं है। तो वो जोड़ा कौन सा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कच्चा आम अचार। तो देखिए ये बात आपका सही है कि जो कच्चा आम होता है उसका हम अचार बना देते हैं। तो कच्चा आम को अचार बनाने से क्या होता है, उसका संरक्षण हो पाता है, क्योंकि संरक्षण का मतलब होता है कि उसको हम लंबे समय तक खराब होने से बचा पाएँ, ठीक है। तो अगर हम कच्चे आम का अचार बना देते हैं तो लंबे समय तक हमारे घरों में रखा रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है।
उसका हम संरक्षण कर पाते हैं, ये बात आपका बिल्कुल सही। आलू का कह रहा है चिप्स, तो देखिए फ्रेंड्स आलू को भी अगर हम आलू का चिप्स बना देते हैं तो भी लंबे समय तक रखा जा सकता है, ठीक है, वो खराब नहीं होगा, ये भी बात आपका सही है। तीसरा कह रहा है दूध पनीर, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम दूध से पनीर बनाते हैं, ठीक है, दूध से पनीर बना करके पनीर को रखते हैं तो पनीर बहुत ज़्यादा दिन तक हमारा सही नहीं होगा, ठीक है, वो 2 से 3 दिन के बाद खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दूध से पनीर बनाना ये आपके दूध के संरक्षण की अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, यही आपका गलत है और जो ठीक नहीं है वही हमसे पूछा है, तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। डी कह रहा है सेब जैम, तो फ्रेंड्स सेब से जैम बना करके भी हम रखते हैं, वो भी लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है, ये भी आपके संरक्षण की उपयुक्त विधि है। यहाँ पर हमारा जो तीसरा था दूध से पनीर, ये आपका गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है, ठीक है, तो दूध से पनीर बनाएंगे तो उसका संरक्षण नहीं हो पाएगा, ठीक है, यही आपका सही है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। मतलब फ्रेंड्स हमसे ये पूछा जा रहा है कि बरगद के पेड़ के जड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है। 3 विशेषताएं ऐसी होंगी जो बरगद के पेड़ की जड़ों की होंगी और 1 विशेषता ऐसी होगी जो उसके पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं होगी और हमें वही बताना है, ठीक है। ये कह रहा है जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका बात बिल्कुल सही है कि जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं वो उसके टहनी से लटक करके नीचे आती हैं, जमीन में धंस जाती हैं और बरगद के पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। आप ऐसा देखे भी होंगे कि बरगद के पेड़ से उसकी जो जड़ें होती हैं वो लटकती हैं और लटकने के बाद से कुछ सालों में वो काफ़ी मोटी हो जाती हैं और बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, ठीक है, सहायता प्रदान करती है, ये बात आपका बिल्कुल सही है। जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, तो ये भी बात आपका बिल्कुल सही है, शाखाओं से नीचे लटकती हैं तभी तो जमीन में जा करके बरगद के पेड़ को सहारा प्रदान करती हैं, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। सी कह रहा है इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, तो ये भी फ्रेंड्स आपका बात बिल्कुल सही है, जमीन जड़ें लटकती हुई आती हैं और जमीन के भीतर चली जाती हैं और जो जड़ें उसकी जो मूल जड़ें होती हैं, ठीक है, जो बरगद के पेड़ के मूल जड़ें होती हैं वो भी जमीन में ही तो होती हैं, तो ये भी बात आपका सही है कि इसमें जमीन के भीतर जड़ें पाई जाती हैं, जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। अब देखिए चौथा क्या है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, मतलब जड़ों में भोजन भरा रहता है, जड़ें भोजन का संचय करती हैं। तो देखिए फ्रेंड जो बरगद के पेड़ की जड़ें हैं भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ये बात आपका गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे गलत पूछा ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाता है कि जो बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं, ठीक है। गाजर वगैरह में जो जड़ें होती हैं, गाजर हो गया, मूली हो गया, इसमें भोजन का भंडारण होता है, संचय होता है। बरगद के पेड़ के जड़ों में भोजन का भंडारण नहीं होता है, ये बात आपका गलत है, ठीक है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि हमसे पूछा ही गलत गया है। अब फ्रेंड्स आइए बरगद के पेड़ के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं जहां से आपका सीटेट में प्रश्न आता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप समझिए कि बरगद का पेड़ जो है वो भारत का कैसा वृक्ष है, तो वो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, ये हमारा नेशनल ट्री है, राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी और क्या विशेषताएं हैं, आपसे पूछा जाता है कि बरगद के पेड़ की लटकन क्या होती है, ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि बरगद, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बरगद के पेड़ की लटकन, ठीक है, बरगद के पेड़ की लटकन क्या होती है, तो फ्रेंड्स बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, बरगद के पेड़ की जो लटकन होती हैं वो उसकी जड़ें होती हैं। और एक क्वेश्चन ऑनलाइन वाले एग्जाम में पूछा गया था कि बरगद के पेड़ की लटकन क्या होती है और विकल्प में दिया गया था कि बरगद के, और विकल्प में दिया गया था उसकी जड़ें। तो फ्रेंड्स बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं क्योंकि जो शाखाओं से लटकती हैं जो लटकन होती है वो जड़ें ही तो होती हैं, तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। और फ्रेंड्स ये जड़ें कैसी जड़ें होती हैं आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो ये जड़ें होती हैं फ्रेंड्स स्तंभ जड़, ठीक है, कैसी जड़ें होती हैं, स्तंभ जड़ होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि बरगद के पेड़ से जो जड़ें लटकती हैं वो किस प्रकार की जड़ें होती हैं, तब आप बताइएगा कि ये जड़ें जो होती हैं वो स्तंभ जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। आप इन सभी पॉइंट्सों को ध्यान में रखिएगा, कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है,
अगला क्वेश्चन है, एस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए फ्रेंड्स, एस्कीमो एक जनजाति है, ठीक है। एस्कीमो एक जनजाति का प्रकार है जो अपने घर का निर्माण, ठीक है, और इनके घर को हम क्या कहते हैं? इनके घर को इग्लू कहते हैं, और ये इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, ठीक है। और ये इग्लू का निर्माण बर्फ से क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एस्कीमो जनजाति जो है वो मुख्य रूप से हमारी उत्तरी अमेरिका में आप देखेंगे तो टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। और टुंड्रा प्रदेश में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो एस्कीमो जनजाति के लोग होते हैं वो अपने घर का निर्माण बर्फ से कर लेते हैं, ठीक है। और इसी घर को हम इग्लू कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं। देखिए, ये विकल्प कह रहा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, मतलब ये इसलिए इग्लू का निर्माण करते हैं क्योंकि वहां पर केवल बर्फ ही उपलब्ध होती है, ठीक है। और आपका बी कह रहा है बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, मतलब फ्रेंड्स बर्फ से इसलिए इग्लू का निर्माण करते हैं जिससे बाहर की ठंडी हवा और पानी अंदर ना आने पाए, ठीक है। सी कह रहा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, मतलब फ्रेंड जो बर्फ की दीवारें होती हैं उनके बीच जो हवा उपस्थित होती है, ठीक है, जो हवा उनके बीच मौजूद होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक। अब आपका चौथा कह रहा है कि बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है, मतलब वहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पड़ती है तो बर्फ वहाँ पर फ्री मिल जाती है, मुफ्त मिल जाती है, और अन्य सामग्री महंगी मिलती है, इसलिए वहाँ के लोग बर्फ से अपना घर बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, इसलिए इग्लू का निर्माण बर्फ से होता है, तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल बर्फ ही हो सकता है, भाई केवल बर्फ ही मिलता हो, लेकिन हमें अगर घरों का निर्माण करना है तो हम लकड़ी वगैरह भी तो अन्य स्थानों से वहां पर ले जा सकते हैं, तो ये बात आपका गलत है, ठीक है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती, तो ये भी बात फ्रेंड्स आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, तो ये बात फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि बर्फ के दीवारों के बीच जो स्थान होता है वहां पर जो हवा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, जो अंदर की गर्मी होती है, जो इग्लू का मकान होता है उसके अंदर की जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोक देती है, ठीक है, जिसकी वजह से इग्लू के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो एक सामान्य टेम्परेचर बना रहता है, ठंडक बढ़ने नहीं पाती है, ठीक है। ये विकल्प आपका बिल्कुल ही सही है, ठीक है। बर्फ मुफ्त में मिलती है, तो ये भी फ्रेंड्स ऐसा कोई नहीं है, ये आपका गलत है, ठीक है। इसका सही उत्तर यही था कि जो इनके बीच में मौजूद हवा होती है बर्फ के दीवारों के बीच में, वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोक देती है, जिससे जो टेम्परेचर होता है वो एक ही तरह सामान्य स्थिति में बना होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए, इग्लू लोग क्या करते हैं, इग्लू लोग अपने मकान में, ठीक है, मतलब एस्कीमो लोग इग्लू में क्या करते हैं, आपका सील मछली की खाल को जलाते हैं, ठीक है, गर्मी पैदा करने के लिए सील मछली की खाल को जलाते हैं और सील मछली की खाल को बिछाते भी हैं, ठीक है। तो ये भी बात है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, वैसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया, ठीक है। आपसे पूछा क्या जाएगा मैं वो लिखता हूँ, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिएगा, आपसे जो पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए, ये विशेषता कब की थी इग्लू की, ये विशेषता थी सर्द ऋतु में, ठीक है, जब वहाँ सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ता है, तब वो लोग इग्लू का निर्माण करते हैं, ठीक है। मतलब एस्कीमो लोग जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है टुंड्रा प्रदेश में तब इग्लू का निर्माण करते हैं, लेकिन एक मौसम ऐसा भी तो आता है जब सर्द पड़ना बंद हो जाता है, सर्द पड़ना कम हो जाता है, बर्फ पड़ना बंद हो जाता है, तब वो किन घरों में रहते हैं, तब देखिए फ्रेंड्स, तब वो क्या होता है, तब वो इग्लू में नहीं रहते हैं, इग्लू को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और उस समय वो जिन घरों में रहते हैं उनको हम कहते हैं ट्यूपिक, ठीक है। आपसे नए डायमेंशन से क्वेश्चन बन सकता है, इसको हम कहते हैं ट्यूपिक, ठीक है। और ये ट्यूपिक क्या होता है फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ट्यूपिक, ठीक है, ट्यूपिक है ये आपका, ठीक है। और यहाँ पर एस्कीमो लोग जो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, एस्कीमो लोग, ठीक है, एस्कीमो लोग कब इसमें रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में रहते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी में रहते हैं, ठीक है, गर्मी में रहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एस्कीमो जनजाति के लोग ग्रीष्म काल में या गर्मी में किस घरों में रहते हैं या जिन घरों में रहते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा ट्यूपिक, ठीक है। ये नए डायमेंशंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ढंग दिए गए हैं, कुछ तरीके दिए गए हैं, जिनमें से जो सबसे उपयुक्त तरीका होगा खाना पकाने का उसे हमें चुनना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन जो है ये कई बार सीटेट में आया हुआ है। ठीक है, और ये एक तरह से कह सकते हैं सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और कंफ्यूजन क्यों होता है अभी आप वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, घर से तो पढ़ करके जाते हैं लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। और एक कंफ्यूजन क्यों होता है, एक कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स ये पकाने शब्द को लेकर के। अगर आप इस शब्द को समझ जाएंगे तो आप इसका आंसर भी बहुत आसानी से दे पाएंगे। देखिए दो शब्द होता है, एक शब्द होता है पकाना, ठीक है, एक शब्द होता है पकाना और दूसरा शब्द होता है बनाना। ठीक है, दूसरा शब्द क्या होता है, बनाना। खाना पकाना और खाना बनाना इन दोनों शब्दों में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, खाना पकाना और खाना बनाने में आपका पर्याप्त अंतर पाया जाता है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पकाने की विधि पूछी जा रही है, पकाने का तरीका पूछा जा रहा है, आपसे बनाने का तरीका नहीं पूछा जा रहा है। और आप पकाने और बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप गलती कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो पकाना होता है, पकाने का मतलब होता है कि खाने को मुख्य रूप से आंच पे सेक करके पकाना। ठीक है, मतलब जो कच्चा अनाज है या कच्चा सब्जी है उसको पकाना, उसको भून देना, उसको उबाल देना, मतलब उसको खाने योग्य बना देना। ठीक है, इसको कहते हैं पकाना। और बनाना क्या होता है फ्रेंड्स, बनाने का मतलब होता है कि जैसे सब्जी को काटते हैं तो सब्जी काटना क्या है, सब्जी काटना एक बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, चावल को धोना क्या है, चावल को धोना खाने का बनाने का एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सब आपका खाना बनाना होता है। और खाना पकाना क्या होता है, जब हम किसी खाद्य वस्तु को आंच देते हैं, ठीक है, उसको उष्मा प्रदान करते हैं, तब उसको हम पकाना कहते हैं। जब तक हम उष्मा प्रदान नहीं करते हैं तब तक की प्रक्रिया बनाना कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी खाद्य वस्तु को उष्मा देते हैं, ठीक है, तब वो प्रक्रिया पकाना कहलाती है। और जब तक हम उष्मा प्रदान नहीं करते हैं तब तक वो प्रक्रिया हमारा बनाना कहलाता है। ठीक है, तो आप इन शब्दों को समझिए, यहीं से ही आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। अब देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं, हमें पकाना पूछा गया है। ए विकल्प कह रहा है उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो देखिए फ्रेंड्स, उबाल रहे हैं तब यहाँ पर आप उष्मा प्रदान कर रहे हैं, भून रहे हैं तो भी आप उष्मा प्रदान करें। लेकिन अगर आप गूंथ रहे हैं तो गूंथने में कोई उष्मा प्रदान कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, गूंथने में आप उसको हीट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो गूंथना है ये पकाने की विधि नहीं है, पकाने का ढंग नहीं है, बल्कि बनाने का ढंग है। तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाता है क्योंकि हमसे पकाना पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए बी कह रहा है सेक कर, उबाल कर, बेल कर। तो देखिए फ्रेंड्स, सेक कर भी खाना को पकाया जाता है क्योंकि सेकने में भी हम खाद्य पदार्थ को उष्मा प्रदान करते हैं, उसको आंच देते हैं, उसको हीट देते हैं। उबाल कर भी हम जो खाद्य पदार्थ है, जो भोजन है, उसको उष्मा प्रदान करते हैं। तो ये भी आपका एक पकाने की विधि है। सेकना और उबालना ये आपकी पकाने की विधि। लेकिन बेल कर, तो फ्रेंड्स बेल कर आपका पकाने की नहीं बल्कि बनाने की विधि होती है क्योंकि बेलने में हम भोजन को उष्मा प्रदान नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा विकल्प कह रहा है तल कर। तो देखिए फ्रेंड्स, तल कर भी हम जो भोज्य पदार्थ होता है, जो भी खाने की वस्तु होती है, उसको उष्मा प्रदान करते हैं। तो तलना आपका पकाने की विधि है, पकाने का ढंग है। भिगो कर, तो देखिए फ्रेंड्स, भिगोने में कोई भी उष्मा प्रदान नहीं किया जाता है। ठीक है, बल्कि भिगोने के माध्यम से जो खाद्य वस्तु होती है उसको पकाने के योग्य बनाया जाता है। तो भिगोना आपका क्या है, भिगोना आपका बनाने की विधि है, बनाने का ढंग है, आपका एक पकाने का ढंग नहीं है। ठीक है, भून कर, तो देखिए फ्रेंड्स, भून कर भी हम खाद्य पदार्थ को उष्मा प्रदान करते हैं, ताप प्रदान करते हैं। तो भूनना भी आपका पकाने का विधि है। ठीक है, लेकिन आपका भिगोना आप जो था वो बनाने की विधि थी, पकाने की विधि नहीं थी। तो आपका ए भी विकल्प गलत हो जाता है। अब देखिए डी कह रहा है सेक कर। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकने के माध्यम से हम भोज्य पदार्थ को, खाने की वस्तु को उष्मा प्रदान करते हैं। तो ये पकाने की विधि हुई, पकाने का ढंग हुआ। तल कर, तो तलने के माध्यम से भी हम भोजन को उष्मा प्रदान करते हैं, भोजन को हीट करते हैं। तो ये भी आपका पकाने का विधि हुआ। ठीक है, लेकिन अब देखिए भून कर, तो भून कर भी फ्रेंड्स हम जो खाद्य पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, उसको उष्मा प्रदान करते हैं, हीट देते हैं। तो ये भी आपका पकाने की विधि है। ठीक है, तो सेक कर, तल कर, भून कर, इन तीनों माध्यमों से हम जो खाद्य पदार्थ होता है, जो भोजन होता है, उसको हम पकाते हैं क्योंकि हम उसे उष्मा प्रदान करते हैं, तभी वो पकाना कहलाता है। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी, बी, ए तीनों आपके गलत है क्योंकि भिगो करके हम उसको उष्मा प्रदान नहीं करते, इसलिए ए गलत हो गया। बेल करके उष्मा प्रदान नहीं करते,
इसलिए बी गलत हो गया। गूंथ कर ऊष्मा प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए आपका ए गलत हो गया। तो फ्रेंड्स इसमें आप पकाना और बनाना शब्द को ध्यान में रखिएगा, तो आपका ए प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, पकाने का बात ये भी कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपका सेक कर, तलकर, भूनकर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है भारत का, नेपाल का, तिब्बत का, म्यांमार का। मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश का भाग है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट आपका भाग है नेपाल का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो पर्वत की चोटी है, ये माउंट एवरेस्ट जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है फ्रेंड्स नेपाल में। ठीक है, तो आइए और भी पहलुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं, और भी बिंदुओं को डिस्कस कर लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, जहां से आपका सीटेट में प्रश्न आता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपसे ऊंचाई अगर पूछेगा, ठीक है, अगर आपसे ऊंचाई पूछा जाएगा किसका, माउंट एवरेस्ट का। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाएगी तो आप इसकी ऊंचाई बताइएगा कि 8,848 किलोमीटर, 8,848 मीटर होती है इसकी ऊंचाई। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट की जो वर्तमान की ऊंचाई है वो 8,848 न होकर के 8,849 हो गई है। ठीक है, ये 1 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ी है। ठीक, लेकिन अगर आपके विकल्प में 8,848 नहीं होगा, ठीक है, तब आप चुनिएगा किसको, 8,849 को। ठीक है, अगर आपके विकल्प में 8,848 होगा तो आप इसी के साथ जाइएगा, अगर ये ना होगा तो आप 49 के साथ चली जाइएगा। ठीक है, तो ये दोनों है, 8,849 मीटर वर्तमान में है और 8,848 है जो मीटर है जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसको प्रश्न पूछता है सीटेट कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आप उत्तर दीजिएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, सागर माथा। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं। अब यही फ्रेंड्स और भी प्रश्न पूछता है कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स तिब्बत में अगर आपसे पूछेगा किस नाम से जानते हैं तो आप फ्रेंड्स इसका उत्तर दीजिएगा चोमोलोंगमा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, इसको जानते हैं फ्रेंड्स तिब्बत में चोमोलोंगमा। ठीक है, किस नाम से, चोमोलोंगमा के नाम से जानते हैं तिब्बत में। ठीक है, तो आप इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा, यहाँ सभी बिंदुओं से आपका प्रश्न बनता है। ठीक है, अगर पूछेगा माउंट एवरेस्ट किस देश का भाग है, कहाँ का भाग है, तो आप बताइएगा नेपाल का। अगर आपसे पूछेगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो आप बताइएगा 8,848 मीटर, और अगर विकल्प में 8,848 मीटर नहीं होगा तब आपको 8,849 मीटर भी दिया जा सकता है, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं तो आप बताइएगा सागर माथा। अगर आपसे पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं तो आप बताएगा चोमोलोंगमा के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपसे पूछा जा रहा है कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो भरपूर हो। मतलब फ्रेंड्स जो भारोत्तोलक होते हैं, जो वेट लिफ्टर होते हैं, उनको ज़्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास की मतलब ज़्यादा मसल्स की आवश्यकता होती है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है। तो उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किससे भरपूर हो, मतलब वो आहार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता हो, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा कह रहा है वसा, तीसरा कह रहा है विटामिन, चौथा कह रहा है प्रोटीन। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रोटीन। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भारोत्तोलकों की किसकी आवश्यकता है, बॉडी मास की आवश्यकता है। ठीक है, बॉडी मास की आवश्यकता है, बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। तो ये फ्रेंड्स ये किससे बनता है, ये बनता है आपका प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन आपका क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन आपका होता है बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है,
प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, इसी के माध्यम से मांस हमारा बनता है, मसल्स का निर्माण होता है। तो इसलिए जो प्रोटीन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भोजन के रूप में, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपका क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, ठीक है। आपसे अगर देखिए प्रश्न में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पूछा जाएगा तो आप बताइएगा सूर्य, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तो सूर्य ही होता है। लेकिन हमारे भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, ठीक है, हमें जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है 65% ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसीलिए भोजन के रूप में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हम कार्बोहाइड्रेट्स को मानते हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ग्लूकोज के रूप में हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है, तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका वसा क्या होता है, तो फ्रेंड्स वसा होता है आपका संचित भोजन। क्या होता है आपका, संचित भोजन होता है। संचित भोजन का मतलब है फ्रेंड्स कि जो ये वसा होता है ये हमारे शरीर में संचित रहता है, ठीक है, एकत्रित रहता है। और जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, मतलब जैसे आप कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर चले जाइए, ठीक, और वहाँ पर आपको भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स ना मिले, आपको चावल आलू वगैरह खाने के लिए ना मिले, या आप 2-4 दिनों से भूखे रहें, तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, जो हमारे शरीर में वसा का संचय होता है, जो हमारे शरीर में वसा एकत्रित होती है, ये क्या करती है, ये पिघल करके हमें ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक है। तो वसा क्या होता है, वसा संचित ऊर्जा होता है। वसा क्या होता है, वसा संचित भोजन होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी में हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और फ्रेंड्स देखिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले जो हमारे शरीर में वसा होता है वो दुगना एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स आप देखते होंगे जो मोटे लोग होते हैं उनको डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स लेने के लिए मना किया जाता है, ठीक है, चावल आलू ये सब खाने के लिए मना किया जाता है। ये इसीलिए मना किया जाता है कि जिससे उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो, और जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी तो जो वसा होगा वसा घुलेगा, और वसा ही फ्रेंड्स मोटापे के रूप में एकत्रित होता है। तो जब वो वसा घुलेगा, घुल करके ऊर्जा प्रदान करेगा, तो ऐसे वसा कट करके शरीर से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में इंसान दुबला होने लगता है, ठीक है। तो वसा क्या होता है, आपका संचित भोजन होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स की अनुपस्थिति में जब कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो ये हमारे शरीर को तत्काल भोजन प्रदान, तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स की अपेक्षा दुगना ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका विटामिन क्या होता है, तो फ्रेंड्स विटामिन रोधक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, विटामिन जो होते हैं ये रोधक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, विटामिन फ्रेंड्स आपके रोधक पदार्थ होते हैं। रोधक पदार्थ का मतलब होता है फ्रेंड्स ये हमारा रोगों से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। ये रोधक पदार्थ होते हैं और इनकी जो ज़रूरत होती है हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये रोधक पदार्थ के होने के साथ साथ उपापचयी क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। उपापचयी क्रियाओं का मतलब फ्रेंड्स होता है मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को हम उपापचयी क्रियाएं होते हैं। जैसे भोजन का पचना वगैरह हो गया, ये सब आपकी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, तो इनमें भी विटामिन भाग लेते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ये रोधक पदार्थ होते हैं, हमारा रोगों से बचने में हमारी सहायता करते हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों पर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भी फ्रेंड्स मैं विटामिन के बारे में 2-3 प्रमुख विटामिन है जहां से सीटेट में प्रश्न आता है उनको भी अभी डिस्कस कर देता हूं, तो उनको भी आप समझ लीजिए। तो देखिए विटामिन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण विटामिन है जिनसे आपका सीटेट में प्रश्न आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा विटामिन ए, ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स होता है रतौंधी। क्या होता है, इसकी कमी से फ्रेंड्स होता है रतौंधी, ठीक है। रतौंधी मतलब ये आपकी आंखों की बीमारी है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, और इसका प्रमुख स्रोत फ्रेंड्स गाजर वगैरह हो जाता है, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत मूल रूप से आपसे गाजर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है फ्रेंड्स रतौंधी, और ये आपका सीटेट में पूछा गया है। अगर फ्रेंड्स आपसे दूसरा विटामिन क्या पूछता है, पूछता है विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स, स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये हो जाता है फ्रेंड्स आपका स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी मतलब मसूड़ों से जो होता है वो रक्त का स्रावण होने लगता है, मसूड़े से खून आने लगता है और दुर्गंध आने लगती है, ठीक है। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्वी हो जाता है। और फ्रेंड्स विटामिन सी क्या करता है, विटामिन सी घाव को भरने में सहायता करता है, ठीक है, घाव को भरने में सहायता, ठीक है, घाव को भरने में सहायता करता है। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है
कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है, तो विटामिन सी जो है ये घाव को भरने में हमारी सहायता करता है। और विटामिन सी के जो प्रमुख स्रोत होते हैं वो आपके खट्टे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जैसे इमली हो गया, टमाटर हो गया, धनिया की पत्ती हो गई और आपका मिर्च हो गया, ठीक है। धनिया की पत्ती और मिर्च आप विशेष रूप से याद रखिएगा, इस स्वाद में खट्टे नहीं होते लेकिन ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी हो जाता है, स्कर्वी में आपके मसूड़ों से रक्त आने लगता है और मुंह से बदबू आने लगती है, ठीक है। और विटामिन सी जो है वो घाव के भरने में हमारी सहायता करता है, ठीक है। हमारे शरीर में अगर कोई घाव हो जाता है तो उसके भरने में ये सहायता करता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर कोई आंतरिक अंग कट जाए, जैसे मुंह का कोई हिस्सा कट जाए या कोई फोड़ा वगैरह हो जाए, तो उसमें देखेंगे आप डॉक्टर जो है वो विटामिन सी की गोलियां देता है, वो इसीलिए देता है जिससे जो घाव है वो जल्दी भरा जा सके, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपका एक विटामिन और बचता है जहां से आपका सीटेट में प्रश्न आता है, विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है, हड्डियों का क्षरण होने लगता है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है, हड्डियों का क्षरण होने लगता है और इसका जो प्रमुख स्रोत है फ्रेंड्स ये आपका सूर्य का प्रकाश होता है, ठीक है। आप इन तीनों विटामिनों को ध्यान में रखिएगा, आपका सीटेट में इन तीनों विटामिनों से बार बार प्रश्न पूछा गया है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा ये सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जो सब कुछ मैं आपको समझाया हूँ वो सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो इस क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करिए जो सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आपके लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी आपकी डेली की क्लासेस कराई जाती हैं इनका पीडीएफ, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका पीडीएफ आंसर्स के साथ सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होता है, ठीक है। तो आप वहां पर अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस का पीडीएफ पाइए तो आप सीटेट मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर जा करके, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जा करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे हम एक अगली कक्षा में।